नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैस्ट्रो इन्वेस्टर और मैं प्रदीप दुबे आपके सामने एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेके आया हूं। सबसे पहले आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। फ्रेंड्स, इंडियन इन्वेस्टर्स मैक्सिमम स्टॉक का सिलेक्शन टिप्स के आधार पर करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। आप इससे क्या होता है कि आप टिप्स किसी भी यूट्यूब चैनल पे अगर या फिर टेलीविजन पे आप देख लेते हैं और स्टॉक में सडनली आप निवेश कर देते हैं, इतना भरोसा आपको कैसे आता है? ये सोचने की बात है। यहां पर आपको कोई भी वीडियो या फिर टिप्स जो दिया जाता है या फिर किसी भी स्टॉक का बताया जाता है कि फ्यूचर में ये बढ़ सकता है, आप क्यों नहीं सोचते कि ये मैं क्यों नहीं करूं, खुद क्यों ना करूं, खुद एजुकेट क्यों ना बनूं? आप अपने पैरामीटर्स पे किसी भी स्टॉक का चयन क्यों नहीं करते? यही एक बात है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं तो यहां बने रहे, नहीं तो नमस्ते, आप जा सकते हैं। मैं आज बात करूंगा 10 फिल्टर्स की। मैं जब भी स्टॉक में निवेश करवाता हूं अपने इन्वेस्टर से, तो मैं 10 फिल्टर्स का जायजा करता हूं। वो 10 फिल्टर्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। मे भी हो सकता है आपके पास टाइम ना हो, तो वीडियो को पॉज करें और जाकर काम कर लें। बिल्कुल शांत दिमाग के साथ, बिल्कुल पैसेंस के साथ वीडियो को पूरा देखें, तो ही आप समझ पाएंगे। बार बार लगातार बातों को आपका मोबाइल चलता रहेगा, आपका माइंड दूसरे जगह पे रहेगा। ऐसे मत कीजिए, आप वीडियो को कंप्लीट देखिए। बिल्कुल शांत हो जाइए, सब काम खत्म करके आराम के साथ वीडियो देखिए और समझिए 10 फिल्टर के बारे में। बहुत ही ये एक फ्री वीडियो आपके लाइफ को चेंज कर सकता है। आपको बता सकता है कि कौन से फिल्टर्स आपको अमीर बना सकते हैं। करोड़पति बनना बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिंग को सीख गए तो ऐसे कितने करोड़ों नोट आप छाप सकते हैं। मैं आपको आज चलूंगा लेकर 10 फिल्टर्स अपने दिखाऊंगा कि कैसे किया जाता है 10 फिल्टर्स। हर एक पॉइंट को डिटेल्स में समझाऊंगा। हर एक पॉइंट का जो आप नहीं समझेंगे, बैलेंस शीट के बारे में बात करूंगा, बैलेंस शीट आप नहीं समझेंगे, लेकिन मैं यहीं पे समझाऊंगा। वीडियो लंबी होगी, डेफिनेटली होगी, लेकिन आपको पैसेंस रखना पड़ेगा, हिम्मत रखना पड़ेगा। डेली वीडियो देखने से तंग आ गए हैं तो ये एक फाइनल वीडियो देख लीजिए। चलिए चलते हैं। सबसे पहली बात करेंगे कि मैं जो सबसे पहला फिल्टर लगाता हूं वो है सही सेक्टर का चुनाव। कहने का मतलब है कि आप कभी भी स्टॉक में बहुत सारी कंपनी लिस्टेड है बीएसई और एनएसई में, आप कैसे सोचेंगे कि किस सेक्टर या फिर किस स्टॉक का चयन करें? तो वहां से सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है स्टॉक के चयन का, तो सबसे पहले आप सेक्टर की तरफ मूव करें। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, बैंकिंग सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि आपको बैंकिंग सेक्टर के कुछ स्टॉक्स होने चाहिए। आईटी सेक्टर, हमारे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, रेलवे डेवलप बनेगा और मॉडर्नाइजेशन आएगा, वाईफाई स्टेशन बनेंगे। इसके लिए आपको क्या चाहिए? आईटी सेक्टर में आपके पास बड़ा स्कोप है। गर्मी आने वाली है, एसिस कंपनी को आप रडार पे रखें, अपने माइंडसेट में, प्लेलिस्ट में उसे रखें। कौन कौन सी कंपनी की क्या क्या उसके कस्टमर सर्विस कैसे हैं, कौन से ज्यादा डिमांड है, उस कंपनी के एसी को प्ले लिस्ट में रखें। इस तरह से करके आप एक सही सेक्टर का जब भी निवेश करें, सबसे पहला स्टेप आपका होगा सही सेक्टर का निवास चयन। यहां पर अगर आप गड़बड़ करते हैं, पहला स्टेप को दूसरे तीसरे पे लगाते हैं, तो गलत करते हैं। किसी भी रिकमेंडेशन मैं भी रिकमेंडेड करता हूं, मत लीजिए। आपको सबसे पहले देखना है कि सही सेक्टर है या नहीं आने वाले दिनों के लिए। दूसरा जो पॉइंट है वो है कंपनी के बिजनेस को समझे। अंडरस्टैंड द स्ट्रैटेजी ऑफ द कंपनी। आप किसी भी यूट्यूब पर या फिर बिजनेस या फिर फाइनेंस चैनल पर देखकर निवेश करने की सोचते हैं, बहुत गलत करते हैं। क्योंकि आप सोचिए, अगर आप उस शेयर में निवेश कर रहे हैं, इसका मतलब कि उस कंपनी में निवेश कर रहे हैं। उस कंपनी में आप एक्चुअली उसके बिजनेस पे निवेश कर रहे हैं। जब उसके बिजनेस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो क्या आपको हक नहीं है कि ये जाने कि वो कंपनी का बिजनेस कैसा रन हो रहा है?
कहने का मतलब है कि आपको उस कंपनी की बिजनेस स्ट्रैटेजी और आने वाले फ्यूचर के लिए फोरकास्टिंग करने की बहुत जरूरत है। क्लीन और क्लियर एकदम बिल्कुल यूज कीजिए। कंपनी के बिजनेस को समझिए। पहले कंपनी के बिजनेस को अंडरस्टैंड करने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि आने वाले दिनों में क्या कंपनी की बिजनेस जो स्ट्रैटेजी है वो चलेगी। अगर चलेगी तो कंपनी के साथ जाइए, यानी कि उस कंपनी के शेयर में निवेश कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर वो कंपनी के बिजनेस को आप नहीं समझ सकते हैं तो बिल्कुल भी अवॉइड कीजिए। इन्वेस्ट वही करना है जिसका बिजनेस आप समझ सकते हैं। आपकी धीरे धीरे कैपेबिलिटी बढ़ेगी तो हमेशा निवेश के पहले 3 बातों का ध्यान रखें। सबसे पहला, कंपनी कर क्या रही है। दूसरा, कंपनी के प्रोडक्ट कौन कौन से प्रोडक्ट जो है मार्केट में रन कर रहे हैं। और तीसरा कि कंपनी का टारगेट क्या है, क्वार्टरली, एनुअली, जो भी बेस्ट टारगेट होगा उसे गूगल पे सर्च करें, उस कंपनी के बारे में पढ़ें और निवेश करें। कम खाएं, अच्छा खाएं, कम निवेश करें, अच्छा निवेश करें। कम पोर्टफोलियो में शेयर को रखें लेकिन अच्छा रखें। तीसरा जो फिल्टर है या पैरामीटर है उसे सुनते ही आप हो सकता है चले जाएं, लेकिन मैं बिल्कुल क्लियर आपको समझा दूंगा, बिल्कुल संयम के साथ बने रहें। तीसरा है फाइनेंशियल डाटा चेक करें। फाइनेंशियल डाटा चेक करें इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल बहुत ज्यादा बैलेंस शीट आना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में समझना होगा, कैश फ्लो समझना होगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उसे जाकर जरूर चेक करें, जो कि किसी भी वेबसाइट या फिर फ्री एप्स में मिल जाएगा। उसको देखने के बाद आपको ये हो जाएगा समझ में कि मार्केट सही में उस कंपनी का ग्रो कर रहा है या फिर गिर रहा है। फाइनेंशियल डाटा में जो सबसे पहले आपको देखना है कंपनी का बैलेंस शीट। कंपनी के बैलेंस शीट में आपको कुछ पॉइंट्स चेक करना है, वो बता रहा हूं मैं, या फिर आप नोट डाउन कर लीजिए मेरे तरह। देखिए मैं नोट डाउन करके रखा हूं, सिंपल सा आप नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कि आपको कभी सर्च करना पड़े तो कंपनी का डायरेक्ट गूगल से भी आप सर्च कर सकते हैं। सबसे पहला है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व और सरप्लस में आपको ये देखना है कि कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो बढ़ता हुआ हो। आपको ये डेटा 3 to 5 ईयर्स का देखना है, जिसमें कि कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस एक कॉलम बना होगा बैलेंस शीट में। उसको देखिए कि उसकी वॉल्यूम, उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ते हुए क्रम में होनी चाहिए। अगर वो बढ़ते हुए क्रम में है यानी कि कंपनी अच्छा कर रही है। दूसरा जो आपको पॉइंट देखना है बैलेंस शीट में वो है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज आपको पता है देनदारियां होती हैं, यानी कि कंपनी का देना कितना बाकी है, पेंडिंग है, वो यहाँ लायबिलिटीज के कॉलम में आपको शो होता है। तो आपको देखना है ये जितना कम होगा कंपनी के लिए ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में उतने ज्यादा होंगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि लायबिलिटीज गिरते हुए क्रम में हो, ठीक रिजर्व एंड सरप्लस के अपोजिट। तीसरा जो है वो है फिक्स्ड एंड करेंट एसेट। फिक्स्ड एंड करंट एसेट भी रिजर्व एंड सरप्लस की तरफ बढ़ते हुए क्रम में होने चाहिए, यानी कि उसका जो वैल्यू है वो बढ़ते हुए होना चाहिए। इससे ये पता चलता है कि कंपनी अपने जो एसेट्स हैं, करंट और जो फिक्स्ड एसेट है, उसकी वॉल्यूम को और उसके वैल्यू को लगातार इंक्रीज कर रही है, यानी कि कंपनियों को फायदा हो रहा है। बैलेंस शीट के बाद हम मूव करते हैं इनकम स्टेटमेंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें कुछ नहीं, आपको सबसे पहले देखना है नेट प्रॉफिट का एक कॉलम आता है। नेट प्रॉफिट चेक कीजिए कि जिस कंपनी में आप निवेश करने जा रहे हैं उसका नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है या नहीं। अगर देखेंगे कि 3 to 5 ईयर्स के डेटा में इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब कि कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड है मार्केट में और कंपनी आगे भी चलने वाली है। दूसरी बात करेंगे, उसमें आपको चेक करना है सेल्स। सेल्स जो है बहुत ही जरूरी होता है। जब सेल्स ग्रो करेगा तो कंपनी के प्रॉफिट ज्यादा होंगे, यानी कि कहने का मतलब साफ है कि जैसे नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, सेल्स भी आपको चेक करना है कि फ्यूचर में ये बढ़ेगा या कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर डीवीडी प्लेयर आज के डेट में मैं डीवीडी प्लेयर में इन्वेस्टमेंट करूं तो डेफिनेटली मैं बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा मेरा पैसा। इसीलिए आपको क्या करना है, सेल्स के प्रोडक्ट जो है उसमें ग्रोथ को देखते हुए निवेश करना है वैसे कंपनी में। फाइनेंशियल डाटा में जो तीसरा पॉइंट है वो है कैश फ्लो। कैश फ्लो किसी भी कंपनी में 3 तरीकों से आता है, जिसे हम बोल सकते हैं ऑपरेटिंग,
इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। इन तरीकों से कैश फ्लो कंपनी में होता है। हमें यह देखना है कि कंपनी का कैश फ्लो का कॉलम चेक कीजिए कि उसका कैश फ्लो पॉजिटिव में है या नहीं। कैश फ्लो किसी किसी कंपनी का आप चेक करके देखिएगा नेगेटिव कैश फ्लो भी है। ऐसे कंपनियों में निवेश करने से बचे। चाहे कंपनी कितनी भी अच्छी रिटर्न दे रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप समझ नहीं पाएंगे और वहां पर एक आपको 100 रुपए के शेयर भी 50 रुपए होते हुए दिखेंगे। तो नेगेटिव कैश फ्लो वाली कंपनियों को अवॉइड करें और फ्लो में आप जरूर से जरूर एक फ्री कैश फ्लो का कॉलम होगा उसे देखें। फ्री कैश फ्लो कहने का मतलब ये है कि कैश आउटफ्लो होने के बाद कंपनी के पास कितना कैश बचा हुआ है। इससे ये समझ में आता है कि कंपनी के पास अगर कैश है तो वो फ्री कैश अगर है तो आने वाली, जैसे कि कोविड हमने जैसे देखा 2020 में यहाँ लॉकडाउन हुआ तो सभी कंपनियों जिसके पास रिजर्व अच्छा था, कैश अच्छा था, वो कंपनियां हिट हो गई क्योंकि उनमें संयम रहा। और छोटी छोटी कंपनियां बंद हो गई क्योंकि वहां पर उनके ऊपर पहले से लोन थे, डेप्ट थे और वो सरवाइव नहीं कर पाए। तो आपको फ्री कैश फ्लो भी चेक करना चाहिए जो कि बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। जो अगर आज 10 है तो पिछले साल 10 था तो अभी 15, फिर 20, इस तरह से करोड़ों में बढ़ते हुए नजर आने चाहिए। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने के पहले मैंने आपसे प्रॉमिस ले लिया था, सो आपको कहीं नहीं जाना है, अभी वॉच करना है। अभी देखिए बात करेंगे नंबर 4 पॉइंट की, जो कि फाइनेंशियल डाटा के बाद आपको ईपीएस चेक करना पड़ता है। ईपीएस मतलब होता है कि अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में से कंपनी के प्रत्येक शेयर या स्टॉक को कितना हिस्सा मिलेगा। ईपीएस का डायरेक्ट रिलेशन जो होता है वो नेट प्रॉफिट से होता है। तो आप समझ गए, इतना अनुमान लग गया होगा आपको कि ईपीएस का जब डायरेक्ट रिलेशन नेट प्रॉफिट से है तो ईपीएस जितना अच्छा होगा यानी उतना अच्छी कंपनी है। ये कॉमन आपका दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। दूसरा बात कि ईपीएस को क्वार्टरली बेस्ड पे चेक करें, ना कि ईयरली बेस्ड पे, कि इससे पता चलेगा आपको कि क्वार्टरली में कितना ग्रोथ कंपनी ने किया है। अब ईपीएस को मैं एग्जांपल के द्वारा भी समझाता हूं आपको। मान लीजिए कि एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसके पास कंपनी के 100 शेयर हैं। एक्स लिमिटेड कंपनी के 100 शेयर हैं और एक साल में अगर उस कंपनी को 1000 रुपए का प्रॉफिट होता है तो उसका ईपीएस होगा 1000 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि टोटल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो था और नीचे हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ शेयर, तो निकलेगा आपका 10 रुपीज निकलेगा, यानी कि आपका अर्निंग प्राइस जो अर्निंग पर शेयर हुआ वो हुआ 10 रुपए। फ्रेंड्स, अर्निंग पर शेयर को जरूर देखें और नेगेटिव वाले रिटर्न के जो नेगेटिव हो ईपीएस उसमें निवेश ना करें। अब बताइए, आपको कॉमन सा सेंस मैंने दे दिया। अब आप बताइए कि क्या आप जब जान जाएंगे कि मैं 100 रुपए निवेश करूंगा और 90 रुपए मिलेगा तो आप क्या उस कंपनी में निवेश करेंगे? नहीं करेंगे। ईपीएस को मैंने बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको समझा दिया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नंबर 5 पैरामीटर्स या फिल्टर है वो है पी रेशियो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और हमारे खास करके इंडियन इन्वेस्टर्स ये सोचते हैं कि पी रेशियो को देख लो, जो कम होगा वो स्टॉक अच्छा है। बिल्कुल नहीं, ये गलत। पी रेशियो के भी कुछ लिमिटेशन है, कुछ दायरे हैं। किन किन सेक्टरों में देखा जाता है, कैसे आकलन किया जाता है, उसे मैं समझाऊंगा बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। सबसे पहले बताऊं कि पी रेशियो होता क्या है। आपको जिस प्रकार मैंने अर्निंग पर शेयर बताया, ईपीएस बताया, सिमिलर मैं उसी कंपनी का एक्स लिमिटेड कंपनी का उदाहरण लेता हूं। आपको वहां पे ईपीएस मिला था 10 रुपीज। अब बात करेंगे, मान लीजिए उसी कंपनी का एक शेयर का मार्केट का प्राइस है 200 रुपए, तो 200 यानी कि पी रेशियो का फॉर्मूला हो गया करेंट मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाई ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। तो आपको 200 रुपए डिवाइडेड बाई 10, इससे आपको निकल गया कि 20 रुपए, यानी कि 20 रेशियो निकला, यानी कि 20 गुना पैसा देना पड़ेगा आपको 10 रुपए कमाने के लिए। यानी कि 10 रुपए कमाने के लिए आपको उसका 20 गुना मतलब हो गया 20 मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 200 रुपया। और उस शेयर का, एक शेयर का प्राइस कितना है मार्केट में? 200 रुपए। तो यहां पर पी रेशियो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि कैसे निकाला जाता है। अब बात करेंगे
पी रेशियो को कैसे चेक करें कि वो सस्ता है या महंगा। 20 रुपए जो निकला, या सॉरी 20 निकला, वो हाइयर है वैल्यू है या फिर लोअर वैल्यू है। अब मान लीजिए एक्स लिमिटेड जो कंपनी है वो किसी ऑटो सेक्टर की है। अब आप क्या करेंगे, उसको सेक्टर के साथ यानी ऑटो सेक्टर के साथ बाकी जो लिस्टेड कंपनीज हैं जो अच्छे अच्छे रिटर्न दे रहे हैं, जिनकी बैलेंस शीट अच्छी है, उनके साथ उनको कंपेयर कीजिए। बहुत सारे ऐप्स हैं, मिल जाएंगे आपको। वहां कंपेयरिंग करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि सही में जो आपने सिलेक्ट किया है कंपनी, उसका पी रेशियो कम है या ज्यादा है। कोई जैसे एफएमसीजी जो सेक्टर है वो हाई पे ट्रेड होता है, तो हम अनुमान लगाते हैं कि ये इसकी तो वैल्यू बहुत हाई है। लेकिन अगर मैनेजमेंट अच्छा है कंपनी का और कंपनी कंटिन्यू ग्रोथ कर रही है और कंपनी एक स्ट्रेटेजी पे रन कर रही है, उसे बीट करने वाला कोई नहीं है, तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूं वो पी कभी आपको डाउन में नहीं मिलेगा। अगर डाउन भी होगा तो अदर्स कंपनी का जो है उसके दूसरे स्टॉक्स के मुकाबले हाइयर पे ही होगा और आप वेट करते रहेंगे। आपको बिजनेस की स्ट्रेटेजी अगर समझ में आ गई, उस कंपनी पे फेथ आ गया और आप बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, उस कंपनी में बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, इतना भरोसा अगर आपको आ गया है तो आप निवेश कर सकते हैं। पी रेशियो उतना मायने नहीं रखता अगर सेक्टर के साथ वो पी रेशियो टैली कर गया। इन कंपैरिजन अगर वो सही है तो सही है। तो यहां पर बात ध्यान रखिएगा। अगर कोई नई कंपनी आईपीओ के जरिए या फिर नई कोई कंपनी है वो लिस्टेड हुई है, फ्रेंड्स आप वीडियो देखते रहेंगे, इसी के बीच में सब्सक्राइब जरूर करें, रेड का निशान देखें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए वहां आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के लिंक भी मिल जाएगा। वहां लिंक से क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं गाइड करूंगा। अगर आप हमारे पेड मेंबर बनना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन आपको दिख रहा होगा, कोई भी एक ग्रुप सिलेक्ट करके ज्वाइन हो सकते हैं। फ्रेंड्स अब बात करेंगे नंबर 6 पैरामीटर या फिर नंबर 6 फिल्टर जो कि मैं करता हूं, वो है ROE और ROCE। ये सबसे पहले बात करेंगे ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो ये बताता है कि कंपनी अपने इक्विटी से कितना रिटर्न या पैसा कमा रही है। मान लीजिए किसी कंपनी का 100 रुपए का इक्विटी है और 100 रुपए के उसके रिजर्व है, यानी टोटल हो गया 200 रुपए। अगर उस साल कंपनी ने 200 रुपए प्रॉफिट कमाए तो उसका ROE होगा, रिटर्न ऑन इक्विटी 100%, क्योंकि 200 रुपए लगा के कंपनी ने 200 रुपए कमाए। फ्रेंड्स नंबर 6 का जो दूसरा पैरामीटर है या फिल्टर है वो है ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। फ्रेंड्स इसे भी मैं आसान भाषा में समझाता हूं। ये मान लीजिए कि कंपनी का कुल जो प्रॉफिट है वो उस पे कैलकुलेट होता है और उसके साथ कुल जो लागत है कंपनी का वो भी इंक्लूड होता है। अभी मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं क्योंकि आपके दिमाग में कंफ्यूजन चलता है कि ROCE है क्या। सबसे पहले बताऊं, मान लीजिए ABC लिमिटेड कंपनी है, उसकी 100 की शेयर कैपिटल है। यहाँ कैपिटल बोलने का मतलब है पूंजी, तो उसके 100 के शेयर के कैपिटल है और 100 रुपए रिजर्व है कंपनी के, और 100 रुपए का कंपनी ने डेट लेके रखा है, कर्जा लेके रखा है, तो उसके कुल लागत हो गई कंपनी की 300 रुपए। मैं यहाँ अमाउंट कम रखा हूं जिससे कि आपको क्लियर कॉन्सेप्ट दिमाग में अच्छी तरह से बातों को समझ सके। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लियर समझाया जा रहा है, तो प्लीज कहीं मत जाइए और ध्यान से सुनिए। तो आप देखेंगे कंपनी ने साल में 300 रुपए लगाए। अब बात करेंगे कि ईबीट आपने सुना होगा, जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है, वो रहा 250 रुपए। यानी कि कंपनी की इनकम जो हुई, जो प्रॉफिट हुई, जो टैक्स और इंटरेस्ट देने के पहले वो हुई 250 रुपया। तो ROC क्या होगा? ROC होगा ईबीट यानी कि 250 रुपए डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि 300 रुपए। अब जो अमाउंट निकलेगा तो यहाँ पे आपको 83.33% का ये आपको मिल गया ROCE। अब एक जरूरी बात आपको समझनी चाहिए, अगर कंपनी डेट फ्री है, उस पर कोई भी कर्जा नहीं है, तो उसका ROE देखें, रिटर्न ऑन इक्विटी देखें। लेकिन कंपनी पे डेट है, कंपनी पे कर्जा है, तो आपको ROCE देखना चाहिए, क्योंकि जो ROE है आपको पता नहीं चलेगा कि कंपनी इतना लोन लेकर, इतना कर्जा लेकर
रिटर्न बनाई है और आपको ROE जो है रिटर्न ऑन इक्विटी वहां पे आपको भ्रमित कर देगा, आपको गलत संदेश मिलेगा और आप गलत डिसीजन ले लेंगे। नंबर 7 पैरामीटर्स या फिल्टर जो है वो है डेट फ्री, यानी कि कंपनी ऐसा सिलेक्ट करें जिस पे कर्जा कम हो या कर्जा ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंपनी है, एक ए लिमिटेड कंपनी है और एक बी लिमिटेड कंपनी है, दोनों में से प्रॉफिट बी कंपनी का ज्यादा है, लेकिन बी कंपनी में डेट ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ ए कंपनी। तो कंपनी प्रॉफिट कमाने के बावजूद वो अपने इंटरेस्ट पे करने के चक्कर में अगर नेट प्रॉफिट देखे तो बी कंपनी का कम हो जाता है। यानी कि एक डेट फ्री कंपनी जो होती है उसमें ग्रोथ की संभावनाएं ज्यादा होती है, क्योंकि उन्हें किसी को इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता। बात करें अगर, तो कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो जरूर चेक करें। इसी से रिगार्डिंग है, जब कंपनी डेट फ्री हो या फिर उस पर कम कर्जा हो तो आपको डेट इक्विटी रेशियो देखना होता है। वहां पर आपको अगर डेट इक्विटी रेशियो 1 से कम नजर आए, याद रखिए 1 से कम हो तो वो सही माना जाता है, लेकिन अगर 0 नजर आए तो और भी मच बेटर और एक वेरी गुड वाली सिचुएशन होती है। यानी कि 0 बहुत ही किसी कंपनी के लिए अच्छा है, वो डेट फ्री कंपनी होती है। नंबर 8 जो फिल्टर या पैरामीटर्स है वो है डिविडेंड। अभी आप सोचेंगे कि मैं डिविडेंड के बारे में क्यों बोल रहा हूं। एक्चुअली हम लॉन्ग टर्म के लिए जब किसी कंपनी में निवेश करते हैं तो एक डिविडेंड एक ऐसा ऑप्शन है जो कंपनी प्रति वर्ष हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को, एक आम निवेशक को देती है। तो वहां पे हमारे हाथ में जो रहता है, लास्ट अगर पॉइंट पे बात करें तो डिविडेंड इनकम ही रहता है। और वही कंपनी डिविडेंड दे सकती है जिस कंपनी की प्रॉफिट कंटिन्यू हो। याद रखिए लॉस अगर किसी कंपनी का हो रहा है तो वो डिविडेंड नहीं दे पाएगी। तो लास्ट 5 इयर्स का डिविडेंड देखें, चेक करें कि कंपनी कंटिन्यू मेंटेन करके रखी है, अपने निवेशक को डिविडेंड, शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रही है। इसका मतलब कि कंपनी लगातार प्रॉफिट कमा रही है। दूसरी बात ये देखें कि कंपनी क्या डिविडेंड को इंक्रीजिंग कर रही है, यानी कि कंपनी का जो डिविडेंड है वो 5 सालों में बढ़ता हुआ है। अगर है तो वो मच बेटर वाली सिचुएशन है, वो ऐसे कंपनी में आपको निवेश करनी चाहिए। फ्रेंड्स, वीडियो ऑलमोस्ट हो चुका है, खत्म होने वाला है, लास्ट 2 पॉइंट बचे हैं। तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। यहाँ पर मैं आपको विदाउट टेकिंग एनी कॉस्ट इतना अच्छा बता रहा हूं कि आपको दूसरे वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट बात करेंगे, नंबर 9 पॉइंट है, इसके बाद लास्ट होगा। नंबर 9 जो पॉइंट है वो है मैनेजमेंट की जानकारी, यानी कि जिस कंपनी में आप निवेश कर रहे हैं उसके मैनेजमेंट की जानकारी आपको होनी चाहिए। वेबसाइट पे विजिट कीजिए, क्योंकि मैनेजमेंट एक ऐसा चीज है जो गिरते हुए भी कंपनी को एक ऊपर ले जाकर दिखाएगा। ऐसे आप TCS की हिस्ट्री भी पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि मैनेजमेंट सिस्टम ही इतना उसका बिल्डअप है, तगड़ा है कि वो कंपनी आज नंबर 1 पे IT सेक्टर की बनी हुई है। तो जब मैनेजमेंट की जानकारी आप लेते हैं तो उसके वेबसाइट पे जाके जरूर चेक कीजिए कि मैनेजमेंट जो मैनेजर हैं, जो मैनेजमेंट वाले पर्सन है, उनकी योग्यता क्या है, एक्सपीरियंस क्या है और टेन्यूर कितना हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर 2 साल 3 साल वो मैनेजमेंट में बैठे हुए हैं तो 2 साल में कंपनी ने कैसा रन किया, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली मैनेजमेंट जो कर रहे हैं वो पर्सन सही है या गलत है। दूसरा जो देखिए कि विजन, वेबसाइट पे जाके कंपनी की विजन चेक करें, उसके मिशन को चेक करें और सबसे जरूरी चीज उसके वैल्यू स्टेटमेंट को जरूर देखें। वहां से आपको पता चल जाएगा कि कंपनी ने क्या टारगेट रखा है और कंपनी पिछले जो टारगेट है उससे मिलता जुलता सेल्स की है कि नहीं, कंपनी कैसा ग्रोथ कर रही है, अपने विजन के हिसाब से कर रही है कि नहीं, ये चीज जरूर चेक करें। तीसरा जो है सबसे ज्यादा कि कंपनी में जाकर आपको ये चेक करना है कंपनी की वेबसाइट पे कि शेयर बाय बैक किया है कि नहीं। फॉर एग्जांपल ये सभी के साथ पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसी कंपनियां जो अपने शेयर रिटेल इन्वेस्टर या फिर जो निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनसे वापस खरीदने की कोशिश की है, इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट को
पूर्ण विश्वास है, फेथ है कि हमारी कंपनी फ्यूचर में चलेगी। इससे ये आपको भी पता चलता है कि कंपनी बहुत अच्छा कर रही है और फ्यूचर में इसके जो विजन है और मिशन है बिल्कुल ही सक्सेसफुल होंगे। तभी मैनेजमेंट शेयर बाईबैक का ऑप्शन लाई है। नंबर 10th पैरामीटर है शेयर होल्डिंग पैटर्न। ये बहुत ही जरूरी है कि आप किसी कंपनी में निवेश से पहले उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें और इस पैटर्न से आपको पता चल जाएगा कि प्रोमोटर्स के पास कितने शेयर हैं। फॉर एग्जांपल, अगर प्रोमोटर्स के पास 50% से ज्यादा शेयर है या 50% है, यानी कि उस कंपनी को अपने ऊपर बिलीव है कि ये कंपनी फ्यूचर में चलेगी। लेकिन प्राइवेट बैंक के बारे में ये बात सच नहीं है, क्योंकि उनके प्रोमोटर्स के पास कोई नहीं होता, कोई भी ज्यादा होल्ड करके नहीं रखता। तो आपको ये देखना होता है कि प्रोमोटर्स होल्डिंग कितना है और उसके साथ साथ प्रोमोटर्स के पास जितने शेयर्स हैं उसमें प्लेज होल्डिंग देखना है, यानी कि उन्होंने अपने शेयर को कहीं गिरवी तो नहीं रखा। मान लीजिए मैं जेडी जस्ट डायल का हूं और मैंने 60% शेयर अपने पास रखा है, यानी कि आपको समझ में आ गया कि कंपनी बहुत अच्छा है क्योंकि 60% शेयर इसके प्रोमोटर्स के पास है। लेकिन जब आप देखने गए, निवेश कर दिए, तो आपको पता चला कि मैं 50% होल्डिंग, जो अपने शेयर होल्डिंग है वो मैं 50% क्या किया हूं, प्लेज करके रखा हूं, यानी कि मैं लोन पे दे रखा हूं, गिरवी रखा हूं, उसकी जगह मैंने पैसा लिया है। इसका मतलब कि कंपनी डूबे या ना डूबे मुझे कोई उस पर भरोसा नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में डूब सकती है। इसीलिए मैंने अपने होल्डिंग्स भी जो है थोड़ा बहुत चलता है, 5% होल्डिंग मैंने रख दिया प्लेज पर तो चलता है, लेकिन ज्यादा ना हो। फ्रेंड्स, इस वीडियो के बाद उम्मीद करता हूं कि आप भी 10 फिल्टर्स लगा के किसी स्टॉक का चयन करेंगे या सिलेक्शन करेंगे। ये था मेरी तरफ से आपको 10 पूरे 10 पैरामीटर्स, जिसे आप देखने के बाद किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। आई होप कि गाइस आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। प्लीज ग्रुप में शेयर करें और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड नमस्ते।